नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा। हम पढ़ रहे हैं बीएससी क्लास की केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर सेकंड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वांटम संख्याओं का या क्वांटम नंबर्स का पार्ट नंबर फर्स्ट। देखिए आप ध्यानपूर्वक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति अर्थात इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अर्थात एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या है, इन सभी को ज्ञात करने के लिए चार इंडेक्स संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें ही क्या बोलते हैं, जिन्हें ही क्वांटम संख्याएं कहते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी एटम के सेंटर में पाया जाता है उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है ऑर्बिट। क्या पाया जाता है? ऑर्बिट, जिसे शेल या कक्ष भी कहते हैं या कोश भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? कोश, कक्ष, शेल या ऑर्बिट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इन ऑर्बिट में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉनों की कोई ना कोई क्या होती है, फिक्स्ड पोजीशन होती है, कोई ना कोई इनकी एनर्जी होती है। इन इलेक्ट्रॉनों पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट पड़ता है। इनकी क्या नेचर रहती है, इन सभी को जानने के लिए, इन सभी प्रॉपर्टीज का पता लगाने के लिए चार इंडेक्स संख्याओं की या चार सूचक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर्स के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा के इन क्वांटीकृत मानों को क्वांटम संख्या कहा जाता है, अर्थात एनर्जी के इन क्वांटिफाइड जो वैल्यू है इनको क्वांटम नंबर कहते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए कुल मिलाकर चार क्वांटम संख्याएं होती है, और इन चारों क्वांटम संख्याओं के आधार पर किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेबल किया जा सकता है, चिन्हित किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं पहचाना जा सकता है। क्या है? पहचाना जा सकता है। इन चार क्वांटम संख्याओं के आधार पर हम किसी इलेक्ट्रॉन की पहचान ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार एक पोस्टमैन लेटर पर लिखे हुए एड्रेस के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान करके उसके पास में पहुंच जाता है। देखिए, परमाणु में पाए जाते हैं ऑर्बिट या शेल, और उन ऑर्बिट या शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन की पहचान या पोजीशन का पता या एनर्जी का पता आप क्वांटम संख्याओं से बिल्कुल उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार एक पोस्टमैन महोदय लेटर पर लिखे हुए एड्रेस के द्वारा व्यक्ति तक पहुंच जाता है। देखिए, क्वांटम नंबर 4 टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप की होती है। जो पहले नंबर जो क्वांटम नंबर है, जो फर्स्ट नंबर की जो क्वांटम नंबर है वो है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पर है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं और इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। थर्ड नंबर पर है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसे m से प्रदर्शित करते हैं, तो इंग्लिश में इसे कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक से m ही बना है, तो आप याद कर लेना, स्मॉल m कहेंगे। स्मॉल m से इसे प्रदर्शित किया जाता है। चौथे नंबर पर है चक्रण क्वांटम संख्या, S से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अब देखिए, एक एक को अपन पढ़ लेते हैं। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, मुख्य क्वांटम संख्या को देखते हैं अपन।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसे कहा जाता है। इसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो नाम से पता चल रहा है इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, क्योंकि ये सबसे मुख्य है भैया, सबसे अपन बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या परमाणु में पाया जाने वाला जो कोश है, जो कक्षा है, और जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है या जो कक्षाओं की जो ऊर्जा है उसके बारे में बताती है। यह क्वांटम संख्या परमाणु में कोश, कक्षा व ऊर्जा के बारे में बताती है। इस क्वांटम संख्या को वैज्ञानिक बोहर ने खोजा। सबसे पहले थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड ने दिया, फिर उसके बाद में बोहर ने अपना परमाणु प्रतिरूप एंड थ्योरी दी थी, आपको पता होगा। तो बोहर ने ही सबसे पहले इस क्वांटम संख्या के बारे में बताया था। अगर n का मान 1 हो, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि जो क्वांटम संख्या है उसका मान 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चलता है बच्चों, यानी कि n का मान 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक चलता है। इसका मान लेकिन शून्य नहीं होगा, लेकिन n का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। n का मुख्य मान n का मान मुख्य कोश को प्रदर्शित करता है। n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसका मान अनंत तक हो सकता है। n के मानों को क्रमशः k, l, m, n, o, p कोश के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। कुल मिलाकर n का मतलब क्या है? कोश ही एक प्रकार से। n बराबर अगर 1 है तो पहले कोश की बात हो रही है, n बराबर अगर 2 है तो सेकंड नंबर के कोश की बात हो रही है, n बराबर अगर 3 है तो थर्ड नंबर के कोश की बात हो रही है। फर्स्ट नंबर के कोश को k कहते हैं, सेकंड नंबर वाले कोश को l कहते हैं, थर्ड वाले को m कहते हैं, 4 वाले को n कहते हैं, 5 वाले को o कहते हैं, 6 वाले को p कहते हैं। ठीक है, एक कोश अथवा कक्ष यानी कि ऑर्बिट और शेल में अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अर्थात यदि n बराबर 1 हो तो किसकी बात हो रही है? k कोश की या k शेल की बात हो रही है, फर्स्ट नंबर के कोश की बात हो रही है। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला रख देंगे अपन। फॉर्मूला क्या है अपना? 2n स्क्वायर। तो 2 का ये 2 यहाँ पर लिख दिया अपन ने, 2 आ गया। ठीक है, n का मान कितना है? यहाँ पर 1 है। कितना है? n बराबर 1 है, 1 आ गया। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो आप। तो 1 का स्क्वायर कितना रहता है? 1 ही रहता है। और 1 2 जा क्या हो जाएगा? या 2 इंटू 1, यहाँ पर 2 इसका आंसर आ जाएगा कि के शेल के अंदर अधिकतम या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर n का मान बराबर 2 है तो l शेल में मैक्सिमम या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो वही होगी वाली बात। 2 आ गया, ये 2 लिख दिए यहाँ पर। n का मान कितना है? यहाँ पर 2 है, तो ये आ गया यहाँ पर 2 पर स्क्वायर लगा दो। और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। तो l शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8। ठीक है, अगर n का मान 3 है, मतलब कि थर्ड नंबर के शेल की बात हो रही है, m शेल की बात हो रही है, तो m शेल में अधिकतम या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ पर अपन ने बोला ना 2n स्क्वायर, तो 2 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, n का मान 3 है, 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 3 का स्क्वायर होता है 9। और 9 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे या इनटू करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 18 आएगा, 18 आएगा। इसी प्रकार अगर n का मान अगर आप 4 लेते हैं तो यानी कि चौथे नंबर के सेल की बात हो रही है, n शेल की बात हो रही है, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो वही लिख दो 2, n का मान 4 रख दो और ऊपर स्क्वायर रख दो। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई या इनटू करोगे तो 32 आएगा। यानी कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, l शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, m शेल में अधिकतम या मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और n शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 32। और आगे तक ये मामला चलता ही रहेगा अनंत तक, लेकिन 1 2 3 4
4 कोश काफ़ी होते हैं समझाने के लिए। अर्थात प्रथम कोश में अधिकतम 2, द्वितीय कोश में अधिकतम 8, तृतीय कोश में अधिकतम 18 व चतुर्थ कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा किसी परमाणु के आकार साइज के बारे में जानकारी मिलती है। n का मान जितना ज़्यादा होगा परमाणु उतने ही बिग साइज का होगा, बड़े आकार का होगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर n का मान क्या है 1 है तो मतलब k कोश की बात हो रही है, फर्स्ट नंबर के कोश की बात हो रही है। फर्स्ट एक लिख देता हूँ यहाँ लिख देता हूँ k। अगर n बराबर 2 है तो मतलब l कोश की बात हो रही है। अगर n बराबर 3 है तो मतलब m कोश की बात हो रही है, m शेल की बात हो रही है। अगर n बराबर 4 है तो यहाँ पर n शेल की बात हो रही है। जो पहला वाला जो कोश है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड नंबर वाला जो अपन बोल सकते हैं, जो सेकंड नंबर वाला जो सेल है इसमें मैक्सिमम अपन कह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड नंबर वाले सेल में 16 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और फोर्थ नंबर वाला जो कोश है या जो सेल है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये जो अपन ने मुख्य क्वांटम संख्या या जो मेन क्वांटम नंबर पढ़ी है वो तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए इम्पोर्टेंट दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। यह मुख्य कोश से संबंध उपकोशों की संख्या को दर्शाती है। सरल है, बिल्कुल सरल है। आपने कभी सुना एस कोश, पी कोश, डी कोश, एफ कोश? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो सीधी सी बात है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। चलो मैं ये भी नहीं पूछता हूँ आपसे एस कोश क्या होता है, पी क्या होता है, डी क्या होता है, एफ कोश क्या होता है, ये छोड़ो। बस आप तो ये बताओ, आपने सुना तो है ना कि ऐसा कुछ पाया जाता है एटम के अंदर? क्या होते हैं ये कोश नहीं होते हैं, ये एस उपकोश होता है, पी उपकोश होता है, डी उपकोश होता है, एफ उपकोश होता है। तो देखो एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है और चारों तरफ कोश है। क्या है? चारों तरफ कोश है। ये फर्स्ट कोश, ये सेकंड नंबर का कोश, ये कौन सा कोश हो गया? सेकंड नंबर का कोश हो गया। और इन कोश के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? इन कोश के अंदर भी पाए जाते हैं उपकोश। क्या पाए जाते हैं? उपकोश पाए जाते हैं। जैसे आप देखिए ये एस उपकोश है, ये क्या है बच्चों? ये एस एंड पी उपकोश है, ठीक है। और एस उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। इधर भी कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। और पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसे L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान n के मान पर ही निर्भर करता है। इसका मान किस पर निर्भर करता है बच्चों? n के मान के ऊपर ही निर्भर करता है। इसके कुल मान 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक होते हैं। अर्थात यदि n बराबर 1 हो तो L बराबर 0। अर्थात पहले कोश का केवल एक ही उपकोश होता है। इस उपकोश को हम S उपकोश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सरल बात है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिगंशी क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है? जो मुख्य कोश है या जो मेन जो ऑर्बिट है उससे रिलेटेड ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित करती है। जैसे कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। अब एल का जो मान है, हाँ एक बात और, दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एल से प्रदर्शित कर रहे हैं। और एल का मान निर्भर करेगा एन के मान पर। अगर एन का मान क्या है? 1 है तो एल का मान क्या होगा? 0 होगा। अगर एन का मान 2 है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर एन का मान 1 है तो एल का मान होगा 0। अगर n का मान 2 है तो l का मान होगा 0 and 1। अगर n का मान 3 है तो l का मान होगा 0, 1, 2। इस प्रकार से होगा, मतलब 0 से लेकर n-1 तक रहेगा। n-1 का मतलब क्या होता है? n-1 का मतलब ये होता है कि हमेशा दिगंशी क्वांटम संख्या का जो मान है वो n से 1 कम रहेगा।
मुख्य क्वांटम संख्या से क्या रहेगा, एक कम रहेगा कि अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 है तो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान हमेशा 3 रहेगा। n-1 का मतलब यह है कि मुख्य क्वांटम संख्या अगर आपको पता है ना n है कितना भी हो सकता है मान, 4, 5, 10, 15, 50, 1000, 2000, उसमें से आप एक घटा दो तो आपको दिगंशी क्वांटम संख्या का पता लग जाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर का पता लग जाएगा। अब इसके मान 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक होते हैं। यदि n बराबर 1 हो तो l बराबर 0 होगा, अर्थात पहले कोश में केवल एक ही उपकोष होता है जिसे s उपकोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे s उपकोष कहते हैं। इसी प्रकार यदि n बराबर 2 हो तो l का मान क्या होगा, 0 and 1, अर्थात इसमें 2 उपकोष होंगे s and p। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो आप ध्यानपूर्वक, यहाँ पर देखो n का मान यहाँ पर 1 है। अब आप बोलोगे सर ये n का 1, n का 2, n का 3, n का 4, समझ में ही नहीं आ रही बात। अरे n का मान 1 का मतलब है पहला कोश, n का मान 2 का मतलब है दूसरा कोश। अब यहाँ पर n बराबर 1 होता है ना तो l बराबर 0 होता है, और जब n बराबर 2 होता है तो l बराबर होता है 0 and 1। s को ये 0 से प्रदर्शित कर रहा है, s को किससे प्रदर्शित कर रहा है, 0 से प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक कि n बराबर अगर 2 है तो l बराबर होगा 0 and 1, यानी कि दूसरे कोश के अंदर कितने उपकोष होंगे, 2 उपकोष होंगे। ये रहा एक तो s और एक ये रहा p। ठीक है, यदि n बराबर 3 हो तो l के 3 मान होंगे 0, 1 and 2, और 3 उपकोष होंगे यहाँ पर s, p, d। यदि n बराबर 4 हो तो l बराबर 0, 1, 2, 3, 4 उपकोष होंगे या 4 ऑर्बिटल होंगे जिसे s, p, d, f से डिनोट करते हैं। जब n बराबर 1 होता है तो l बराबर 0 होता है, अर्थात यानी कि पहले कोश में केवल एक ही उपकोष उपस्थित होता है जिसे s कहते हैं, s उपकोष कहते हैं। चूंकि प्रथम कोश में रहने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही टोटल कितनी होती है, 2 होती है, अतः s उपकोष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे कोश में कितने उपकोष होते हैं, 2 उपकोष होते हैं। जो सेकंड नंबर का जो कोश है, मतलब n बराबर 2 के लिए l के 2 मान होंगे 0 and 1। 0 का मतलब है s और 1 का मतलब है p, अतः इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का विभाजन हो सकता है 2 and 6। देखो समझो, s ऐसा होता है और p थोड़ा लंबा होता है, ऐसा होता है। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और p उपकोष के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 तो टोटल कितने हो गए, 2 and 6 हो गए या नहीं हो गए, हो गए। तो ये बोल रहा है ना 2 and 6 का विभाजन रहता है, अतः इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का विभाजन 2 and 6 का रहता है। तीसरे कोश में 3 उपकोष होते हैं, S, P, D। तीसरे कोश में होते हैं 3 उपकोष। कितने होते हैं, 3 उपकोष होते हैं, और इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉनों का विभाजन होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों का विभाजन होता है, 18 इलेक्ट्रॉनों का विभाजन होता है। किस प्रकार से होता है, देखो जब n बराबर क्या है, 3 है, n बराबर क्या है, 3 है, n बराबर 3 है तो l बराबर होगा 0, 1 and 2। अब देखो समझना, 0 का मतलब होता है s, 1 का मतलब होता है p और 2 का मतलब होता है d। अब देखो मैं बना देता हूँ s, ये बना दिया मैंने p, और ये मैं बना देता हूँ अपना 1, 2, 3, 4, 5 d बना दिया मैंने। ये s है, ये p है, और ये क्या है, ये d है। अब इधर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, जब n का मान 3 होता है तो l के 3 मान होते हैं 0, 1 and 3, और यहाँ पर 3 उपकोष पाए जाते हैं, और इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, और इनका विभाजन होता है 2, 6 और 10। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इसमें 6 आ सकते हैं, ये हो गए 6, और इसमें 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10।
टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 हो गए। तथा जो चौथे नंबर का जो कोश है उसमें 4 उपकोश होते हैं S P D F और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 32 और इनका सहभाजन होता है 2 6 10 4। जब n का मान क्या होता है बच्चों, जब n का मान होता है 4, n बराबर जब होगा 4 तो l बराबर होगा 0 1 2 3। ठीक है, 0 का मतलब क्या हो गया S, 1 का मतलब क्या हो गया P और 2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर D। 5 होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 3 का मतलब हो गया यहाँ पर F और F में होते हैं बच्चों 7 कक्ष होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इधर देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 2, इसमें मैं साथ में लिख देता हूँ, इसमें 6 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 10 होते हैं और इसमें कितने होते हैं बच्चों, इसमें होते हैं 14। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 32। कितने हो गए 32 हो गए। देखिए द्विगंशी क्वांटम संख्या से किसी कक्षक की आकृति अर्थात उसके शेप का ज्ञान होता है। अतः जब L बराबर 0 होता है तो S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है। जब L बराबर 1 हो तो समझ जाना कि कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है और जब L बराबर 2 होता है तो D कक्षक की आकृति डबल डंबलाकार होती है। देखो ध्यानपूर्वक, आप हमेशा ये ध्यान रखना, जब L बराबर 0 है तो बात हो रही है S की, जब L बराबर 1 है तो बात हो रही है P की, और जब L बराबर 2 है तो बात हो रही है D की। और S का जो शेप होता है ना, जो S ऑर्बिटल का जो शेप है, वो कैसा होता है, ऐसा होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। और ये बीच में क्या है, ये बीच में है इसका न्यूक्लियस। क्या है बीच में, ये इसका न्यूक्लियस है। और जब L बराबर 1 होता है तो P उपकोश की बात होती है और P उपकोश का शेप होता है डंबलाकार, जो जिम में डंबल उठाते हैं ना अपन। और जब L बराबर 2 हो तो D उपकोश की बात हो रही है और D उपकोश का जो शेप है वो डबल डंबलाकार होता है। ये तो पहला डंबल हो गया और ये सेकंड वाला डंबल हो गया। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं और एजीमुथल क्वांटम संख्या जिसे द्विगंशीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ये 2 क्वांटम संख्याएं हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। अपनी कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अतः किसी चुंबकीय क्षेत्र में ये किस प्रकार अभिविन्यासित होंगे, इसके लिए तीसरी क्वांटम संख्या दी गई है। कक्षकों में पाए जाते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, अपनी कक्षीय गति करते हैं और अपनी कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और किसी चुंबकीय क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अभिविन्यासित होंगे, क्या इनकी डायरेक्शन होगी, इसको बताने के लिए तीसरी क्वांटम संख्या दी गई है जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसे कहा जाता है। इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान L के मान पर निर्भर करता है। इसके कुल मान -1 से +1 तक होते हैं जिसमें शून्य भी शामिल है। अर्थात m के मान 2l + 1 के बराबर होता है। l का मान किसके बराबर होता है, 2l + 1 के बराबर होता है। उदाहरण देखिए, यदि l का मान 0 है अर्थात S उपकोश की बात कर रहा है, तो उसके लिए m का मान केवल 0 होगा तथा m का प्रत्येक मान एक कक्षक
एक ऑर्बिटल को दर्शाता है, अतः s उपकोश में केवल एक ही कक्षक होता है, s कक्षक। कितना होता है? केवल s कक्षक ही पाया जाता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार यदि L का मान 1 हो तो यहाँ पर p उपकोश की बात हो रही है, तो m के 3 मान होंगे, -1, 0 व +1, अर्थात p उपकोश में 3 कक्षक होंगे जो तीनों निर्देशांकों की ओर अभिविन्यासित होंगे। अतः इन तीनों p कक्षकों को px, py, pz कक्षक कहा जाता है और p उपकोश के अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों में से प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यदि L का मान 2 हो यानी कि D उपकोश की बात की जाती है तो M के कुल 5 मान होंगे, -2, -1, 0, +1, +2, यानी कि -2, -1, 0, +1, +2। और इसी कारण D उपकोश के 5 D कक्षक होंगे जिसमें से 3 निर्देशांकों के मध्य में अभिविन्यासित होते हैं, जैसे कि dxy, dyz, dxz, तथा 2 कक्षक निर्देशांकों की ओर अभिविन्यासित होते हैं जिन्हें dx² y² कहते हैं, जिन्हें dx² y² व dz² के नाम से जाना जाता है। चूंकि D उपकोश में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का मान 10 होता है, अतः प्रत्येक D कक्षक में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 ही हुई। ठीक है, अब इधर आप देखिए, इस प्रकार L का मान अगर 3 हो, यानी कि अगर जब F उपकोश की बात की जाती है तो M के -3 से +3 तक कुल 7 मान होंगे। कितने मान होंगे? 7 मान होंगे, यानी कि -1, -2, -3 और +1, +2 और +3, तो 6 मान तो ये हो गए और एक 0 हो गया, तो 7 मान होंगे। अतः F कक्षक 7 होते हैं जिसमें से प्रत्येक कक्षक में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 है। चुंबकीय क्वांटम संख्या से किसी कक्षक का त्रिविमीय आकाश में अभिविन्यास प्रदर्शित होता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर त्रिविमीय आकाश में कक्षक किस प्रकार से ओरिएंटेड है, किस प्रकार से अभिविन्यासित है। अब जो चौथे नंबर की जो क्वांटम संख्या है बच्चों, वो कौन सी है? चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या। इसे स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाते ही हैं, कक्षीय गति तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करते रहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है, अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रकार से चक्रण कर सकता है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में, जिसे दक्षिणावर्त बोलेंगे, अथवा वामावर्त जिसे एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और देखो ऐसा होता है कक्षक, और इस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे एक का चक्रण होता है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे का चक्रण होता है क्लॉकवाइज, और चक्रण भी 2 ही प्रकार से हो सकता है। अतः एक ही कक्षक में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत चक्रण या अपन बोल सकते हैं अपोजिट स्पिन वाले होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान में इकाई यानी कि यूनिट का अंतर होता है। इकाई यानी कि यूनिटी या यूनिट का अंतर होता है। अतः स्पिन क्वांटम संख्या के लिए 2 ही मान संभव है, या तो +1/2 या -1/2, और इन्हें तीरों के निशान, एक तीर ऊपर की तरफ व नीचे की तरफ तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्पिन क्वांटम संख्या से किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का ज्ञान होता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा की तरफ चक्रण कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है या फिर क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात होने पर हम उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को आसानी से जान पाते हैं। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 2 है तो ये तो सबको ही पता है l का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब L का मान 1 होता है तो M का मान क्या होता है, -1 होता है। और उस दौरान जो स्पिन क्वांटम संख्या उसका मान क्या होता है, +1/2 ज्ञात हो तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि 2p1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से चक्रण कर रहा है। तो यहाँ पर S का मान है +1/2, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है या स्पिन कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसके S का मान क्या है, -1/2। तो आई होप जो अपन ने चारों क्वांटम संख्याएं पढ़ी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।